हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग जॉब्स। और आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानेंगे। और आप सब लोगों को तो पता ही है कि हमारा जो इंडिया है, इसका इकोनॉमी दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है, वो आज हम देखेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो कि इंडिया का जो गोल है वो है 7 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो ये ड्रीम है क्या रियलिटी है, वो हम आज चेक करेंगे दोस्तों। तो चलिए पहले मैं बता देता हूँ कि यानी 2025 और 2026 का जो प्रोजेक्शन डेटा है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दिया हुआ है, वो है जो जीडीपी ग्रो करने वाला है वो है 6.3% 2026 तक। तो आप सोच सकते हो कि 2030 के तक 7 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का जो गोल है हमारा, वो अचीव हो पाएगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो करंट इकोनॉमी का स्टैंडिंग किधर है वो हम जानेंगे। देखिए, 2025 का जो गोल है यानी जीडीपी का जो गोल है वो है प्रोजेक्टेड यानी 4.3 ट्रिलियन साइज। ओके, इसके बाद जो ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट है वो हम देख सकते हैं कि 6.3 ग्रोथ रेट है। और ये आईएमएफ के द्वारा दिया गया है फिनेंशियल ईयर 2025 और 26 के बीच। ये 2026 है जी, तो थोड़ा सा मिस्टेक लिख गया मेरे से, मुझे माफ कर देना। ओके, उसके बाद आप लोग देख सकते हो की सेक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रोथ को, वो भी हम देखेंगे। तो की सेक्टर्स जो है वो है सर्विसेज, जो 54% कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी आप लोग एज ए अप्रोक्सीमेट देख सकते हो कि 50 to 60%। उसके बाद इंडस्ट्रियल है जो हमेशा के लिए कंट्रीब्यूट करता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, प्रोडक्शन हब्स, ऐसे ऐसे जो ग्रोथ आपको दिखने मिलेंगे जहाँ पर कंट्रीब्यूशन होता है ग्रोथ का, वो सब इंडस्ट्रियल जो कंट्रीब्यूशन है वो है 13 to 14% दोस्तों। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर्स भी आते हैं जो है 16%। तो चलिए उसके बाद हमारे यहाँ के जो चैलेंजेस है वो हमको दिखने को मिलेगा कि कौन कौन से चैलेंजेस है जो हमको ओवरकम करना भी पड़ेगा। तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। देखिए दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स के लिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ना सभी हमारे जो राज्य में सही तरीके से नहीं है। एक राज्य में कुछ ज्यादा ही है, कुछ राज्य की पोटेंशियल ग्रोथ भी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, स्किल डेवलपमेंट ज्यादा है, कुछ और राज्य में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप दिखने को मिलता है। तो फिर इसी तरह से आप जब देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट भी है। अनएम्प्लॉयमेंट आप देखेंगे कि हर सेक्टर्स में आपको मिल जाएगा, यानी एज ग्रुप में किसी किसी स्टेट में दोस्तों आप लोग देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कई तरह से बढ़ रहा है, और किसी दूसरे स्टेट में दोस्तों माइग्रेशन हो रहा है, जहाँ पे इमिग्रेशन हो रहा है। और यानी एक स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में लोग जा रहा है और इस गैप को कंप्लीट कर रहा है। लेकिन जो दूसरा स्टेट है ना दोस्तों, वो उसमें थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है। ओके, तो ये सब इनकम अनएम्प्लॉयमेंट इक्वलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हमारे यहाँ के हार्डर्स बहुत ज्यादा है। किस किस राज्य की एग्जाम्पल लिया जाए वो हम डायरेक्टली बोल तो नहीं सकते, लेकिन आप जब डेटा देखेंगे तो आप लोगों को शॉक लगेगा कि कैसे कुछ राज्य तरक्की कर रहा है स्किल्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और कैसे कुछ राज्य पीछे पड़ चुका है दोस्तों। यानी ये बड़ा सा गैप कैसे फिलअप होगा मुझे तो पता नहीं, लेकिन फिलअप करना दोस्तों बहुत जरूरी होता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना दोस्तों, सब लोगों की इतना भी आप सोच सकते हो कि सब लोगों के पास पैसा भी नहीं होता कि माइग्रेशन करके किसी और राज्य के जाके सेटल हो जाए। तो ये सब पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों, ये सब चैलेंजेस हम लोगों को फेस करना पड़ता है। तो चलिए और कुछ देखते हैं ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ। तो क्या है, आप देखोगे कि क्या ग्रोथ के फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये जो है दोस्तों, ये है डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसको हम बोल देते हैं। क्या है, देखिए हमारा जो पॉपुलेशन है ना, वो बहुत ही यंग जनरेशन बड़ा पॉपुलेशन है। यानी बहुत सारे लोग यंगर एज में है, और ज्यादा यंगर एज में हो इसका मतलब काम भी ज्यादा कर रहे हैं यंगर जनरेशन। और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है यानी बच्चे लोग और जो 65 एवर ईयर्स है, वो लोग डिपेंडेंसी से है और उसका पॉपुलेशन कम है। तो आप देख देख सकते हो कि 16 to 65 ईयर्स का जब पॉपुलेशन जब डेमोग्राफी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका मतलब हमारा नेशन तरक्की भी कर रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास काम होता है और ये लोग अपने काम करके ही अपना इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट भी करता है। तो आप देख सकते हो ये सब चीजों को जो इकोनॉमी को फील करता है। तो हमारे यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, लेकिन इसमें जो डार्क रियलिटी है ना दोस्तों, ये जो पॉपुलेशन है 16 to 65, इसमें सब लोग ही काम में नहीं है। 16 to 30 एज ऑफ द पीपल है कि वो कुछ एग्जाम्स सर्विसेज के चक्कर में ही फंस जाते हैं। और कुछ कुछ लोग तो जी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस और वगैरह वगैरह एग्जाम के बारे में सोच के अपना एज गवा देते हैं। तो अगर ये लोग भी डिपेंडेंट ही हो जाते हैं। ओके, तो ये सब डार्क रियलिटी आपको सोचना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि रेलवे की एग्जाम कई करोड़ों लोग दे रहे होंगे। तो आप इसको जब मेजर करोगे ना, एक भयानक डेटा आपके सामने आएगी कि ये पूरा का पूरा 16 to 65 ईयर्स आपके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है दोस्तों। ओके,
जैसे कि देखने को हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा राइजिंग मिडिल क्लास। ये देखो, राइजिंग मिडिल क्लास है कि जो कंजम्पशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कंजम्पशन में तरक्की कर रहा है, और डोमेस्टिक डिफेंस। ये तो सोचने वाली बात है, वाह जी, सब लोअर क्लास से मिडिल क्लास बन गया। लेकिन अब सोचो, अगर सब लोअर क्लास से मिडिल क्लास बन चुका है, इसका मतलब हमारे जो सेक्टर्स है, यानी हेल्थ सेक्टर्स, एजुकेशनल सेक्टर्स, ये सब चीज को भी एक्सपेंड होना चाहिए। पॉपुलेशन जब तरक्की करेगा, तब सब सेक्टर्स को भी तरक्की करना चाहिए। जैसे कि हेल्थ सेक्टर्स को बढ़ाना चाहिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को, पॉलिसी को बहुत जल्द से जल्द एक्सपैंड भी करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का डिमांड बढ़ रहा है। अब जब डिमांड इंक्रीज हो रहा है, अगर ये डिमांड फुलफिल ना हो, तो ये भी खाली पड़ जाएगा दोस्तों। देखने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे ये भी रियलिटी हमको सोचना पड़ेगा। ओके, तब देख सकते हो कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है। जो गवर्नमेंट रियलिटी इनिशिएटिव्स है दोस्तों, वो बहुत बढ़िया लगेगा आपको। देखिए, आपको को पता है मेकिंग इंडिया प्रोजेक्ट कैंपेन क्या है, उसके बाद क्या है प्रोडक्शन स्कीम्स, वो जो सपोर्ट करता है ना गवर्नमेंट, ये सब स्कीम तो आप ध्यान दे, तो गवर्नमेंट हमको इनकरेज करता है कि ताकि हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग करें, कुछ का जो प्रोडक्शन है उसमें हम लोग कंट्रीब्यूट करें, प्रोडक्शन लीडिंग इंसेंटिव्स को गवर्नमेंट से ले। तो गवर्नमेंट की तरह से हमारी हेल्प भी कर रहा है, तो हम इस चीज को फोकस कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो कि डिजिटलाइजेशन क्या है। देखिए दोस्तों, डिजिटलाइजेशन का मतलब आप सभी लोगों को तो पता है। अब डिजिटलाइजेशन, मोबाइल फोन तो आपके भी पास है, सब लोगों के पास अब इंटरनेट पहुंच चुका है, ऐसा ही है। तो ऐसा आप खूब कम लोगों को भी पाओगे कि मोबाइल फोन हाथ में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अब डिजिटलाइज्ड हो चुका है, मेरी मतलब आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद चलिए, हार्डेस्ट ओवरकम क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बॉटलनेक्स। तो आप देख सकते हो कि कुछ कुछ स्टेट में ना दोस्तों, अभी तक नेशनल हाईवे ठीक तरह से प्लांटेड भी नहीं है, नेशनल हाईवे ठीक तरह से जा भी ना रहे हैं। उसके बाद जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स है, देखिए पहले जब कोई बिजनेस करता था, तो ईज ऑफ जो बिजनेस था ना, बहुत प्रोसीड्यूर से जाना पड़ता था। तो अब तो गवर्नमेंट ये सब चीज़ों को बहुत ईजी तरीके से कर रहा है, ऑनलाइन प्रोसीड्योर्स में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग ओवरकम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। यानी हम लोग अगर सोचे तो मुमकिन भी है, लेकिन कोशिश और भी ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट, यानी जो ग्रीज है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो गैप है ना दोस्तों, स्टेट के अंदर डिपेंड करता है, वन स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ स्किल डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब वेरी करता है। ये सब गैप जब रिमूव हो जाएगा, तो इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अभी तक ये गैप है, जो कोई भी नहीं बोल रहा है, लेकिन अभी तक ये गैप है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो कि ग्लोबल फैक्टर्स क्या है। ग्लोबल टेंशंस है दोस्तों, आप सब देख सकते हो, इसीलिए कमोडिटी प्राइसेस का भी, वोलेटिलिटी प्राइसेस आपको बाजार में मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को एक बात ही बता देता हूँ कि साउथ या की एशिया की जो कंट्रीज है, उन सब कंट्रीज के में आप जब देखेंगे, तो इंडिया का पोजीशन थोड़ा सा अच्छा ही है, बोल देंगे हम। ग्लोबल टेंशन सब सोचें, तो वो सब सोच के आप लोग मान पाएंगे कि इंडिया का पोजीशन जो है, वो क्वाइट रेजिलियंट भी है। ओके, आप सोचो, ये अब क्या आता है, ये है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखिए, गवर्नमेंट तो अपनी तरह से इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन जो जरूरत है, यानी कि बिग बिग इन्वेस्टर्स और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, उन लोगों को भी इन्वेस्ट करना चाहिए हमारे इंडिया में। इस तरह से क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिड्यूस होगा, जो स्किल डेवलपमेंट हम लोगों को चाहिए वो इंक्रीज होगा। तो ये सब चीज हमारा जरूरत है, जिसके लिए प्राइवेट कैपिटल भी जरूरत है, और जो कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश में आके इन्वेस्ट करे तभी मुमकिन है। तो चलिए इसके नीचे जाए, तो कंक्लूजन्स और पाथ फॉरवर्ड क्या है। देखिए, ये हमारी जो गोल है, ये अचीवेबल ही है। 7 ट्रिलियन जो है वो हम अचीव कर सकते हैं 2030 के अंदर। ये इतना ज्यादा मुमकिन ना होने की वाला नहीं है, और ये हम अचीव कर भी पाएंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि फोकस एरियाज क्या है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चर, एक्सपोर्ट, एंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है स्किल डेवलपमेंट। उसके बाद जो आता है दोस्तों, वो है की एनेबलर्स। ओके दोस्तों, जो है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंट पॉलिसी, और ग्लोबल कोऑपरेशन, जो हमारी गवर्नमेंट हर तरह से करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। आप देख सकते हो, इसके बाद जो आता है वो है प्राइवेट सेक्टरल रोल, यानी जो इन्वेस्टमेंट जरूरत है कैपिटल बढ़ने के लिए, रियलाइजिंग द इकोनॉमिक विजन। ओके, कैपिटल बढ़ने के लिए ये प्राइवेट सेक्टर का रोल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद आता है जो इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसका मतलब सस्टेनेबल एंड ब्रॉड बेस्ड डेवलपमेंट, जो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस हो। तो दोस्तों, ये सब चीज को हम लोगों को सोचना पड़ेगा, तभी इंडिया हमारा जो गोल है, एम्बिशन है, उसको अचीव कर पाएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चलिए मिल रहे हैं कल एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।